मेरी मालकिन की छोटी बेटी हर रात कमरे में तेल और केला लेकर जाती थी और कुछ घंटों बाद जब बाहर निकलती तो पसीने से लथपथ होती थी। वह यह काम सब लोगों से छुपकर करती थी, लेकिन मेरी नज़र तो उस पर पड़ ही जाती थी, क्योंकि उस वक्त मैं किचन में काम कर रही होती थी। यह काम उसका रोज का होता था। मैं उसका ये राज जानने के लिए एक दिन उसके कमरे में छुप गई कि आखिर वह केले और तेल का करती क्या है। अभी उसके कमरे में आए हुए कुछ ही समय हुआ था, फिर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरा नाम अनोखी है। मैं एक गरीब खानदान में पैदा हुई थी। मेरे मम्मी पापा लोगों के खेतों में काम करके दो वक्त का खाना जुटाते थे। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी। घर की हालत ठीक ना होने की वजह से मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करवा सके। जैसे तैसे हमारे दिन गुजर रहे थे। मेरी उम्र 7 साल की थी। मैं अपने मम्मी पापा को ऐसे खेतों में दिन रात मेहनत करते देखती तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। इसी वजह से मैं भी उनके साथ काम करने चली जाती। होने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि हम तीनों लोग दिन रात दूसरे के खेतों में काम करते थे। बात यह है कि हम जिनके खेतों में काम करते थे वो हमें बंधुआ मजदूर समझते थे, और इस मजदूरी के बदले वो हमें पैसे नहीं देते थे, सिर्फ खाना ही देते थे। एक दिन मेरे पापा ने सोचा, जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगा। इसलिए मेरे पापा पास के दूसरे गांव के एक चाचा के यहाँ मुझे ले जाकर छोड़ दिए। चाचा की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने घर में रख लिया। यहाँ आकर मुझे अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन मेरे मम्मी पापा का मन था कि मैं चाचा चाची के साथ ही रहूं। मुझे यहाँ रहते हुए कुछ दिन बहुत अच्छे से बीत गए। कुछ दिन बाद मेरे पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने हजारों का खर्चा बताया। अब हम लोगों के पास तो इतने रुपए थे नहीं, इसलिए मेरी माँ जिनके खेतों में काम करती थी उनके घर गई। उनके सामने अपनी झोली फैलाकर मदद मांगने लगी, लेकिन जमींदार ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया। हालांकि उनके लिए पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मदद नहीं की। इस वजह से मेरे पापा का इलाज नहीं हो पाया और वह हमें और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पापा के जाने के बाद फिर से मैं अपनी माँ के पास ही रहने लगी। जैसे तैसे मैंने और मेरी माँ ने खुद को संभाला और फिर से अपना जीवन यापन करने लगे। मेरी माँ और मैं खेतों में काम करके अपना पेट भरने लगे। मेरे मन में जमींदार जी के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। एक दिन शहर से कुछ बड़े लोग आए। उनके बेटे का जन्मदिन था। उन लोगों ने अच्छे अच्छे पकवान हम गरीबों में बांटे। हम लोग तो ये जानते भी नहीं थे कि आखिर हमारा जन्मदिन कब आता है, लेकिन उन बड़े लोगों को दिए पकवान खाकर हम लोग उन्हें दुआएं देने लगे। कुछ दिन यूं ही निकल गए। फिर एक दिन मेरी माँ अचानक से दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरी माँ मेरी इकलौती सहारा थी, अब वह भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। फिर मैं चाचा चाची के पास चली गई। आखिर अपने अपने होते हैं और पराए पराए होते हैं, इस चीज़ का फ़र्क मुझे अब समझ में आ रहा था। मेरे चाचा चाची जब तक मेरे मम्मी पापा थे तब तक तो बहुत प्यार दिए थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। अब वो मुझसे अपने घर के सारे काम करवाते थे। अच्छे से बोलना तो दूर, मेरी तरफ देखते भी नहीं थे कि मेरी हालत कैसी है। खैर, मैंने अपनी ज़िंदगी और अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। एक दिन मैं घर पर बर्तन साफ कर रही थी, तभी मेरे चाचा शहर से आए और चाची से कहा कि शहर के एक घर में काम करने वाली की ज़रूरत है। क्यों ना हम इस अनोखी को वहाँ काम पे लगा दे। हमारे पास पैसे आते रहेंगे और अनोखी वहाँ काम करती रहेगी। चाची भी इस बात से खुश हो गई। खुश हो भी क्यों ना, आखिर बिना मेहनत के पैसे जो आते। दूसरे दिन मेरे चाचा अपने साथ मुझे शहर लेकर गए। वहाँ हम लोग एक ऐसे घर में गए जहाँ पर एक औरत अपनी दो बेटियों के साथ बैठी थी। चाचा ने उनसे नमस्ते किया और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, आज से आपके यहाँ सारा काम करेगी।
मैं इसे सुबह छोड़ जाया करूँगा और शाम को ले जाया करूँगा। उस मेम साहब ने मेरी तरफ देखा और पूछने लगी कि मैं उनके घर का सारा काम कर सकती हूँ कि नहीं। मैंने बिना कुछ बोले हाँ में इशारा कर दिया। इतने बड़े घर का इतना सारा काम मुझे अकेले करने में बहुत कठिनाई होने वाली थी, लेकिन मैं हाँ के अलावा कुछ भी बोल नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे मन में चाचा चाची का इतना खौफ जो था। अब उस मालकिन ने मुझे अपना सारा काम समझा दिया और मैं किचन में काम करने लग गई। पूरा दिन काम करती और शाम को चाचा मुझे घर ले जाते। घर जाकर वही रूखी सूखी रोटी खाने को मिलती और गर्मी में सो जाती। दूसरे दिन फिर चाचा मुझे मालकिन के घर छोड़कर चले जाते। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मालकिन के घर पर बहुत सारे मेहमान आए और काम भी बहुत हो गया था। इस वजह से मालकिन ने मुझे शाम को घर नहीं भेजा। उन्होंने मेरे चाचा से कहा कि जब तक हमारे घर पर मेहमान हैं, आप अनोखी को यही रहने दो, क्योंकि देर रात सब लोग खाना खाते हैं, जिसकी वजह से काम भी बढ़ जाता है। मेरे चाचा ने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया और खुद घर आ गए। मैं वहाँ पर देर रात तक काम करती रही और वहीं पर मालकिन ने मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दिया। मुझे चाचा चाची के घर से ज़्यादा अच्छा यही लगता था, क्योंकि मुझे अच्छा खाना और पंखे वाले कमरे में रहने दिया जाता था। लेकिन जब भी मैं मालकिन को उनकी बेटियों के साथ देखती थी तो मुझे भी मेरी माँ की याद आ जाती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। मेहमान तो चले गए, लेकिन मालकिन ने मुझे अपने घर नहीं भेजा। उन्होंने चाचा को साफ साफ बोल दिया कि अनोखी अब से यहीं पर ही रहेगी। अब मालकिन और उनकी छोटी बेटी के साथ मेरी अच्छी बनने लगी थी। त्योहार पर मालकिन मुझे नए कपड़े भी दिलाती थी और मालकिन की छोटी बेटी बहुत ही अच्छी थी। वो मुझसे बहुत खुल गई थी, लेकिन उनकी बड़ी बहन बहुत गुस्से वाली थी। वो मुझे एक नौकरानी ही बोलती थी और ठीक से बात भी नहीं करती। एक दिन मालकिन और उनकी बेटियों को कुछ दिनों के लिए शादी फंक्शन में कहीं बाहर जाना था, तो मालकिन ने मुझे अपना घर संभालने को बोला और कहा कि तुम यहाँ रहना और घर की अच्छी तरह से देखभाल करना। अब इतने दिनों से मैं उनके घर की देखभाल कर रही थी, तो उन्हें मुझ पर विश्वास हो गया था, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि इतने बड़े घर में मुझे भी अकेले रहने में डर लगता था। फिर मालकिन ने चाचा को यहाँ बुलाया और मेरे पास रहने के लिए बोला। चाचा ने तुरंत हाँ बोल दिया और मालकिन चली गई। अब मैंने अपना और चाचा का खाना बनाया और खाकर सोने चले गए। रात को करीब 2 बजे मेरे चाचा ने उठकर कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर चले आए। दरवाजे की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई थी। मैंने सोचा कि शायद वह पानी पीने रसोई में गए होंगे, लेकिन कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वह वापस नहीं आए। तो मैं भी बाहर देखने के लिए चली आई कि आखिर वह कहाँ गए हैं। मेरे इधर उधर देखने के बाद मुझे मालकिन के कमरे से आवाज़ सुनाई दी। मैंने जैसे ही उनके कमरे में जाकर देखा तो वहाँ पर मेरे चाचा मालकिन की अलमीरा से कुछ तलाश कर रहे थे। मैंने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो आप? तो वो एकदम घबरा गए। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही देख रहा था कि अलमीरा कितनी अच्छी है। मुझे समझ आ गया था कि चाचा यहाँ चोरी की फिराक में हैं। इतना बड़ा घर और इतने अमीर लोगों के घर में खुद को अकेला पाकर कुछ आदमियों के मन में पाप जाग ही जाता है। लेकिन मुझे डर था कि चाचा यहाँ पर कोई भी चोरी ना करे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मालकिन का विश्वास टूटे। खैर, मैंने चाचा पर हर समय नज़र रखनी शुरू कर दी। एक पल के लिए भी मैं उनको अकेला नहीं छोड़ती थी। रात को भी गहरी नींद में नहीं सोती थी। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए और मालकिन और उनकी बेटियां वापस आ गई। उनके आने के बाद चाचा भी वापस चले गए। मालकिन मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी, जिनको देखकर मैं बहुत खुश थी। एक रात मैं किचन में काम कर रही थी, तभी मैंने मालकिन की छोटी बेटी स्नेहा को उसके कमरे में केला और तेल लेकर जाते हुए देखा। वह ऐसे चोरों की तरह नज़र झुकाकर कमरे में जा रही थी, मानो उन्हें कोई देख न ले। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि आखिर स्नेहा दीदी केले और तेल का क्या करेंगी। दरअसल मालकिन के पति कुछ समय पहले गुजर गए थे।
तभी से वह अपनी दोनों बेटियों के साथ अकेले रहती हैं। जमीन जायदाद होने की वजह से उनके अच्छे दिन थे। मैंने स्नेहा दीदी की बात को इतना गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा कि पढ़ाई करने वाली लड़की है, कुछ करती होगी। आए दिन स्नेहा दीदी की सहेलियां घर पर आती थी और वो सब मिलकर कुछ न कुछ प्रैक्टिकल करती थी। एक दिन मैंने स्नेहा दीदी से पूछ लिया कि आप सब लड़कियां मिलकर ये क्या करती हैं, तो उन्होंने बताया था कि हम लोग विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रैक्टिकल करते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं कभी स्कूल गई ही नहीं थी जो मुझे कुछ पता होगा इस पढ़ाई के बारे में। इसी वजह से मैं स्नेहा दीदी के तेल और केले वाली बात को नज़रअंदाज कर गई थी। मैं सब लोगों को खाना खिलाकर बर्तन साफ करती और रसोई घर को साफ करती थी। इसी बीच दीदी रोज़ाना फ्रिज से केला निकालती और एक कटोरी में तेल डालती और अपने कमरे में लेकर चली जाती। अब तो ये रोज़ का काम हो गया था। मेरा कमरा दीदी के कमरे के सामने ही था। देर रात को दीदी कमरे से बाहर आती और अपना हाथ धोती। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ होता था। कभी कभी मैं जाग रही होती तो मैं ये सब देख लिया करती, वरना रोज़ाना मैं दीदी को बाहर आते नहीं देखती थी, क्योंकि जब तक वह आती तब तक मेरी आँख लग जाती थी। अब तो मुझे यह सब पढ़ाई का मामला नहीं बल्कि कुछ और लगने लगा था, क्योंकि अगर पढ़ाई के लिए या अपने प्रैक्टिकल के लिए दीदी केला और तेल लेकर जाती तो इसे छुपा कर क्यों ले जाती और रोज़ ये सब क्यों करती। मेरे दिमाग में दिन रात सिर्फ यही बात दौड़ती थी कि आखिर दीदी अपने कमरे में करती क्या है। मैंने इस बारे में मालकिन से बात करने की सोची। एक दिन मैं मालकिन के कमरे में गई। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। फिर मैं बिना कुछ बोले वहाँ से आ गई। उसके बाद मैंने सोचा कि कहीं दीदी कुछ और ही कर रही हो और मैं बिना वजह मालकिन को बताकर घर में तमाशा खड़ा कर दूँ, तो ये अच्छी बात नहीं। इसी वजह से मैंने इस बात को छोड़ दिया और ध्यान देना बंद कर दिया। ऐसे ही एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपनी माँ की यादों में खोई हुई थी। तभी स्नेहा दीदी अपने कमरे से बाहर निकली तो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने कमरे से बाहर निकलकर दीदी के पास जाकर पूछा कि आप रो क्यों रही हो। तभी दीदी ने बात बदलते हुए कहा कि कुछ नहीं है, तुम सो जाओ। इतना बोलकर वह अपने कमरे में चली गई। मुझे इसी फिक्र में पूरी रात नींद नहीं आई कि आखिर क्या बात हो गई कि हमेशा हंसने वाली स्नेहा दीदी इतनी रात को अपने कमरे से रोते हुए निकली। बस अब पूरा दिन मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात आती रहती कि उनका केला और तेल कमरे में लेकर जाना, फिर आधी रात को बाहर आकर हाथों को धोना और पूरा शरीर पसीने से भरा हुआ होना, और फिर एक रात ऐसे रोते हुए बाहर निकलना, और सबसे बड़ी बात ये कि उनका ये सब काम ऐसे छुपकर करना। अब तो मुझे दीदी पर शक होने लगा था कि कहीं वह कुछ गलत तो नहीं कर रही। अगले दिन दीदी अपने कॉलेज चली गई और बड़ी दीदी अपनी कोचिंग। तभी मैंने मालकिन को चाय देने गई। तभी मौका पाकर स्नेहा दीदी के कमरे में जाकर देखने का सोचा। जब मालकिन दोपहर में सो गई तो मैं स्नेहा दीदी के कमरे में गई, लेकिन कमरे में तो कुछ भी नहीं था। सब सामान अच्छे से पड़ा हुआ था। मैं बाहर आ गई और सोचने लगी कि आखिर माजरा क्या है। तभी स्नेहा दीदी और उनकी बड़ी बहन आ गई। मैंने उन दोनों के लिए खाना लगाया, लेकिन स्नेहा दीदी ने खाना खाने से मना कर दिया था। वह सुबह भी नाश्ता करके नहीं गई थी। मैंने काफ़ी बार बोला कि प्लीज़ आप खाना खा लीजिए, लेकिन वह एकदम से मुझ पर चढ़ गई। फिर मैंने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद मैंने दीदी से सब कुछ पूछने का सोचा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैंने पूछा और वह गुस्सा हो गई तो। मुझे स्नेहा दीदी की फ़िक्र थी, क्योंकि जब से मैं यहाँ काम करने आई थी वो मुझे कभी भी एहसास नहीं होने दी थी कि मैं एक नौकरानी हूँ। वो मुझे बहुत प्यार दे रही थी। कुछ देर बाद मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं आज रात को उनके कमरे में ही छुपकर बैठ जाऊं और देखूं कि आखिर होता क्या है। फिर मैंने
रात को सब लोगों को खाना खिलाया और खुद बिना खाए ही दीदी के कमरे के एक कोने में छिप गई। मैं उस समय छिपी थी जिस टाइम दीदी किचन में केला और तेल लेने आई थी। फिर मैंने देखा कि दीदी अपने कमरे में आती हैं और कमरे के पीछे का दरवाज़ा खोलती हैं। उसके बाद मैंने देखा कि दीदी उस दरवाजे से एक आदमी को अंदर लेकर आती हैं और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तभी अचानक से टेबल पर रखे हुए गुलदस्ता मेरे हाथ से लगकर ज़मीन पर गिर गया। उसकी आवाज़ से दीदी को लगा कि कोई और भी उनके कमरे में है। उन्होंने उठकर सब जगह देखा तो एक कोने में मुझे खड़ा पाया। मुझे देखकर वह घबरा गई और गुस्से से मेरी तरफ देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वह भी ऐसे छुपी हुई हो, क्या कर रही थी? फिर मैंने कहा कि मुझे माफ़ करना दीदी, मैं यहाँ कोई गलत इरादे से नहीं छुपी थी। मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी क्योंकि आजकल आप न तो अच्छे से खाती हैं और उस दिन आप अपने कमरे से रोते हुए निकली थी। उसके बाद स्नेहा दीदी ने मुझे सब कुछ बताया कि वो कुछ गलत नहीं करती जबकि भला ही करती हैं। उन्होंने उस आदमी के तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे दादाजी हैं। मेरे पापा की मौत के बाद मेरी माँ ने इन्हें घर से निकाल दिया था। तब से ये एक मंदिर में रहते हैं, लेकिन मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैंने इस बारे में माँ से बात करने की कोशिश की थी, तब उन्होंने मुझे खूब डांटा। उसके बाद मैंने एक प्लान बनाया और रात को दादाजी को अपने कमरे में ले आती थी और सुबह इसी दूसरे दरवाजे से वापस भेज देती थी। मैंने दीदी से पूछा कि फिर वो केला और तेल? तभी दीदी कहने लगी कि मेरे दादाजी का लीवर कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा खाना नहीं पचा पाते हैं। इस वजह से वो एक समय ही खाना खाते हैं। रोज़ सुबह कॉलेज जाते टाइम मैं इन्हें खाना दे आती थी और रात को ये खाना नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने इनको फल खिलाना शुरू किया और केला इनका पसंदीदा फल होने की वजह से रोज़ रात को मैं इनके लिए लाने लगी। माँ को और दीदी को पता न चले, इस वजह से मैं सब छुपकर करती हूँ। और मेरे दादाजी के घुटनों में बहुत दर्द रहता है, इसलिए मैंने तेल लाना शुरू किया ताकि इनके घुटनों की मालिश कर सकूँ। ज़्यादा देर मालिश की वजह से मैं पसीने से भीग जाती थी, तभी तेल लगे हाथ बाहर धोने आती थी। फिर दीदी ने कहा कि उस दिन मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं मजबूर थी अपनी माँ के आगे। इसी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। दीदी की इन सभी बातों को सुनकर अब मेरा सारा वहम निकल चुका था। मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई। मैं बार बार मालकिन को कोस रही थी कि कोई इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता है। बीमार पिता समान ससुर को घर से निकाल दिया, लेकिन मन ही मन दीदी पर भी गर्व हो रहा था कि आज के समय में इतना अच्छा दिल बहुत कम लोगों का होता है और वह दिल स्नेहा दीदी के पास था। पता नहीं इस दुनिया को क्या हो गया है, बुजुर्ग लोगों को बिना सोचे समझे घर से निकाल देते हैं। ये याद क्यों नहीं रखते हैं कि कल को हम भी बूढ़े होंगे। आज हम अपने सास ससुर को निकाल रहे हैं और कल जब हम बूढ़े होंगे तो हमारे बच्चे हमें घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि बच्चे हमसे ही सीखते हैं। जैसा हम उन्हें सिखाएंगे वैसा ही वो सीखेंगे।